हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। अब तक जो हम लोग देख चुके हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स छूट चुके हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो वो सबसे ज़्यादा O2 कब यूज़ करता है? वो गैस्ट्रोला स्टेज में यूज़ करता है, ध्यान रखेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 1 मंथ की प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है? सबसे फर्स्ट एम्ब्रियो का से किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। इससे पहले वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। वेस्कुलर सिस्टम में ही जब वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी? वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, और न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। और ब्लड कौन पंप करेगा? हार्ट पंप करेगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूंगा तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं? लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स बोले तो हाथ, डिजिट्स बोले तो उंगलियाँ, ठीक है ना। लिम्स एंड डिजिट्स, चाहे हाथ के हो चाहे पैर के हो, ठीक है। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। अगर जीआईटी की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या है? वो फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आ रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ। एक ट्राइमेस्टर जब होता है वो कितने मंथ का होता है? 3 मंथ्स का होता है। यानी कि जो पहला थर्ड मंथ, पहला 3 मंथ है, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड मंथ, मैं यहाँ टिल लगा देता हूँ, टिल फर्स्ट थर्ड मंथ, ठीक है। थर्ड मंथ के एंड तक, वहां तक क्या बन जाता है? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। अगर मैं 5th मंथ की बात करूं तो 5th मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, और ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। यहाँ पर कि बेबी का फर्स्ट मूवमेंट कब देखने के लिए मिलता है? वो 5th मंथ पर देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ में क्या कि उसके हेड पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर नहीं। पूरी बॉडी के लिए मैं अभी आपको रोकूंगा, आप अभी सिर्फ ये फोकस करेंगे कि उसके हेड पर, उसके सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब 6th मंथ को मैं लास्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, टिल 6th मंथ, 6th मंथ, ठीक है। 6 मंथ का मैं ले रहा हूँ क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की टोटल प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर का होता है। पहला ट्राइमेस्टर 1 2 3 मंथ, फिर फोर्थ फिफ्थ एंड 6th मंथ, फिर 7th 8th एंड 9th मंथ। 3 ट्राइमेस्टर में बटा हुआ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक में उसके मैक्सिमम ऑर्गन्स बन जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक में क्या है? बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर। उसकी बॉडी जो है, पूरी की पूरी बॉडी जो है बहुत पतले पतले हेयर से, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? लेन्यूगो कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उसको मेंशन कर लेंगे, लेन्यूगो, ठीक है ना। ये एक हॉलो हेयर होता है, अंदर से पाइप लाइक खाली होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेन्यूगो कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो लेन्यूगो से कवर अप हो जाता है। और साथ में क्या हो जाता है? उसके आई लिड्स, ये जो आंखों की पलकें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैश का फॉर्मेशन हो जाता है। आई लैश बोले तो ये पलक पर जो बाल आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आई लैश कहते हैं। तो आई लिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आई लैश का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। 9th मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, किस चीज़ के लिए? फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सी बात है ना। देखते हैं, सेलुलर लेयर्स फॉर्म्ड ऑफ ब्लास्टोमेयर्स रिमेन्स एज ब्लास्टोडर्म, ठीक है ना, वो ब्लास्टोडर्म की तरह रहते हैं। जबकि कौन सेंट्रल पार्ट जो है ब्लास्टोडर्म का, वो गिव राइज करता है किसको? एम्ब्रियो प्रॉपर को, वो एम्ब्रियो को बनाता है। जबकि पेरिफेरल पार्ट जो है वो टेक पार्ट नहीं करता है, किसी भी तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैसे? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने अगर इस पार्ट को नहीं लिखा है तो आप लोग इस पार्ट को बैक करके पॉज करके लिख लेंगे। मैं यहाँ पे एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का डायग्राम बनाने वाला हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। इसमें से ये तीनों पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, इस तीनों पॉइंट को हम लोग इसमें देखेंगे ध्यान से।
ये देखिए जो पेरिफेरल पार्ट था, पेरिफेरल पार्ट को मैंने क्या किया कि एज इट इज छोड़ रखा है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है उससे मैं क्या कर रहा हूँ कि उसे मैं अंदर की तरफ मोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, अंदर की तरफ मोड़ रहा हूँ। और ये देख रहा हूँ कि अंदर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से बेंड हो करके कुछ टिश्यूज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जो कि आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएंगे, जो कि आगे जाकर के क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर जो है ये फॉर्म्ड एम्ब्रियो है, ये क्या है, ये फॉर्म्ड एम्ब्रियो है। ये फॉर्म्ड एम्ब्रियो है और इससे निकलता हुआ ये इसका यॉर्क सैक वाला पार्ट है। ठीक है, साथ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्लासेंटा है, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब आइए इन सारे लेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये वाला जो अंदर का लेयर दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एमनियन, इसे हम लोग कहते हैं एमडियोन। जबकि ये बाहर वाला जो लेयर है इसे हम कहते हैं कोरियन, कोरियन, ठीक है ना। तो ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हम देख रहे हैं, तो इसके बीच में ये क्या है, ये कैविटी है। फिर से यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर फिर से ये क्या है, बॉडी कैविटी है। तो बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सील कहते हैं, COEL, सील। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक सीलोम, एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये वाला पार्ट प्लासेंटा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक, रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक। ये अभी ऐसा क्यों है और मैं इसे रेमनेंट्स क्यों लिख रहा हूँ, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रेमनेंट्स का मतलब होता है बचा हुआ यॉर्क सैक, ठीक है ना, रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक। ये वाला जो पार्ट है ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि फॉर्म्ड हुए हैं किसके द्वारा, एलेंटॉइस के द्वारा। एलेंटॉइस, ये जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनने वाला है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनने वाला है, ठीक है ना। तो इस वाले एम्ब्रियो में आप लोग क्या देख रहे हैं क्या कि ये जो एक्स्ट्रा पेरिफेरल लेयर जो है, ये पेरिफेरल लेयर जो है वो एज इट इज रहता है, वो किसी भी तरह के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। किससे, मदर वाले पार्ट से, जहाँ से प्लासेंटा अटैच है उस जगह से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन ले करके बेबी तक उसको डिलीवर करने का काम करता है। साथ साथ बेबी जब रेस्पिरेशन करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो उसके जो एक्सचेंज वाले मटेरियल होते हैं उसको वो एक्सचेंज करने में काम करता है और साथ में एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। एक बात आप ध्यान रखें कि इसमें जब मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हम लोग 4 पार्ट डिस्कस करते हैं, एमनियन, कोरियन,
यॉर्क सैक एंड एलेंटोइस। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट क्या है, ये एमनियोन है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमनियोन से चारों तरफ से, अगर एमनियोन ने ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे के पूरे एमनियोन ने इसे कवर कर रखा है, तो एमनियोन से अंदर बना हुआ कैविटी, ये वाला कैविटी क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी में रहने वाला फ्लूइड आप बता सकते हो कि वो क्या हो जाएगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एमनियोन। उसके बाद हम बात करते हैं कोरियोन की। एमनियोन से बाहर जो सबसे पेरिफेरल लेयर होता है वो क्या होता है, कोरियोन होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आकर के मदर के पास क्या बनाता था, शुरुआत में आप लोगों को याद होगा कोरियोनिक विलाई बनाता था। वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बात करते हैं, यहाँ पर चूंकि हर एक एग जो होता है ना वो अपने साथ यॉर्क सैक रखता है, ठीक है, यॉर्क सैक रहता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर फीटस जो है थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग एक थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से देखेंगे। और सबसे लास्ट जो है वो है एलेंटॉइस, जो कि फॉर्म करता है यहाँ पर प्लेसेंटा के अराउंड क्या है, वो ब्लड वेसल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स का क्या रोल होगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं अब चारों लेयर्स को। पहले पहले लेयर जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या था, वो एमनियोन था। ये फॉर्म होता है क्या, ध्यान रखेंगे चारों के चारों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम लोग देख रहे हैं ये सब फॉर्म होते हैं किसके थ्रू, ये दो तरह के लेयर से फॉर्म होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे ये लेयर जो है ये एमनियोजेनिक सेल्स से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अराउंड द एमनियोटिक कैविटी एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आफ्टर 8 वीक हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद जो है ये एमनियोन है ये कंप्लीटली क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक, द कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है ना, विच फाइनली फॉर्म्स द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो कनेक्टिंग स्टॉक है मदर का फीटस से, जो कनेक्टिंग स्टॉक है, इस कनेक्टिंग स्टॉक में कंप्लीटली क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। बात करेंगे दूसरा कोरियोनिक लेयर की। ये फॉर्म होता है किससे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पैराइटल लेयर ऑफ मेसोडर्म एंड द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो हमने ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किया था उसके बाद जो सबसे पेरिफेरल सेल्स थे वो सारे के सारे क्या थे, ट्रोफोब्लास्ट थे, ठीक है ना। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का, जिस समय पर उसके पास ब्लास्टोसील वाला स्टेज होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में जब जब उसका इम्प्लांटेशन हो जाए तो क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो फॉर्म करते किसको, बहुत सारे सेवरल फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जो कि मदर के एंडोडर्म में क्या करता है, एम्बेड हो जाता है, और वहाँ पर वो फिंगर लाइक जो प्रोसेस बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, विच गेट्स एम्बेडेड इनटू यूट्राइन एंडोमेट्रियम, बोले तो क्या, मैटरनल एंडोमेट्रियम। 4th मंथ की हम बात करेंगे तो 4 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद जो है यहाँ पर 8, यहाँ पर जो मैंने बात की अभी वो 8, हाँ 8 वीक था, उसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैं 4 मंथ की बात कर रहा हूँ। 4 मंथ के बाद जो ये कॉर्निक विलाई ये जो बने थे ये क्या होते हैं, कंप्लीटली मतलब डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे घटते 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 लगभग खत्म हो जाते हैं। और वहाँ पर साथ में ये क्या करते हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करके क्या करते हैं, प्लासेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही कॉरियोनिक विलाई ही बाद में क्या होते हैं, प्लासेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यॉर्क सैक की बात करें, किसी भी एग को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए होता है, यॉर्क सैक चाहिए होता है। उसी तरह से ह्यूमन एम्ब्रियो को भी क्या चाहिए होता है, यॉर्क सैक चाहिए होता है। लेकिन चूंकि ये एम्ब्रियो कहाँ पर है, ये एम्ब्रियो वॉम्ब के अंदर है, तो वॉम्ब के अंदर है क्या, जैसे जैसे इसका मतलब फीटस डेवलप हो जाएगा और जब इसका प्रॉपर ब्लड कनेक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय पर ये क्या है कि यॉर्क सैक को यूज करना छोड़ देगा, तो थोड़ा बहुत अमाउंट में यॉर्क सैक रह जाता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक, ठीक है, रेमनेंट्स ऑफ यॉर्क सैक फॉर्म बाय द सेल्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विसरल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इनिशियली जब बात होते हैं शुरुआत में क्या होता है, यॉर्क सैक का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है,
कंपेयर टू दैट ऑफ द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उस कंपेरिजन में क्या है कि शुरुआत में साइज बहुत ज़्यादा और बाद में इवेंचुअली क्या होता है वो साइज रिड्यूस हो जाता है और एक सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रह जाता है, इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एलेंटॉइस की बात करते हैं तो ये सॉलिड सिलिंड्रिकल मास होता है फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, and forms many small blood vessels in this region which connects to the placenta, which connects to the placenta, which connects to the placenta। ठीक है ना, ये प्लासेंटा से कनेक्ट होकर के एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, साथ में रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक बात मैं आपको मेंशन करा देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर नोट लगा करके लिख लेंगे कि एलेंटॉइस डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन एक्सक्रीशन। खास करके ह्यूमन की मैं बात करूंगा, ह्यूमन के अंदर जो एलेंटॉइस होता है वो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं इसको ओरली आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको यहाँ पर नोटिस कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पढ़ेंगे, प्लेसेंटा कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के टाइप डिस्कस करेंगे और प्लेसेंटा का फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी फंक्शन में हम लोग इस बात को ज़्यादा पॉइंट आउट करके चलेंगे कि प्लेसेंटा से कौन कौन से तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा हम बात करेंगे, द एग ऑफ विविपेरस एनिमल्स, द एग ऑफ विविपेरस एनिमल्स आर अनेबल टू डेवलप इनटू देयर एम्ब्रियो आउटसाइड द यूट्रस इंडिपेंडेंटली। वो यूट्रस के बाहर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों क्यों ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि ये अगर अब मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह इसे जवाब दूं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर अमाउंट में क्या होता है यॉक होता है उसके एग के अंदर, बहुत ही कम अमाउंट में या फिर बहुत ही ज़्यादा या फिर बिल्कुल नहीं एग के अंदर जो है यॉक प्रेजेंट नहीं होता, इसके कारण से वो ज़्यादा दिन तक बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसको न्यूट्रिशन के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे क्या होगा न्यूट्रिशन के लिए कहीं ना कहीं मदर की टिश्यू पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है ना, इस कारण से वो क्या करते हैं एक एडेप्टेशन डेवलप करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, फ्रॉम मदर्स बॉडी। ठीक है, प्लेसेंटा की बात करूंगा तो ये फाउंड होते हैं कहां पर, ऑल द विविपेरस एनिमल्स। यहां पर एक्सेप्शन एक आएगा और वो एक्सेप्शन क्या है, प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस ये ओविपेरस नेचर के होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये दो सोर्स से बनता है। प्लासेंटा दो तरह की टिश्यू से बनता है, उसमें कुछ पार्ट मैटरनल टिश्यू का होता है और कुछ पार्ट फीटल टिश्यू का होता है। क्लियर है, जैसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर वही एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो हम बात करेंगे पहले सोर्स की, वो मैटरनल सोर्स होगा जिसे कि हम मैटरनल टिश्यू कह रहे हैं, और दूसरा सोर्स जो होगा वो क्या होगा एम्ब्रियोनिक टिश्यू होगा। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक टिश्यू होगा उसे हम लोग एम्ब्रियोनिक सोर्स कहेंगे। इसकी बात अगर हम करते हैं मैटरनल टिश्यू में, मैटरनल बोलते का जो पार्ट उसे मदर से मिला है। ठीक है ना, तो मदर से जो पार्ट मिला है उसकी हम बात करेंगे तो उसमें यूट्राइन एपिथेलियम मिला है उसे। ठीक है ना, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं एंड ब्लड कैपिलरीज। मैं यहाँ पर एक बार आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, साथ साथ हम लोग इस चीज़ का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये दोनों ही पार्ट क्या है, इसमें से एक पार्ट मैटरनल पार्ट है और एक पार्ट क्या है फीटल पार्ट है। ये मैं प्लासेंटा का एक एडजॉइनिंग पॉइंट जहां पर कि दोनों ही पॉइंट आकर के मिलते हैं, मैटरनल पार्ट है, मैटरनल सोर्स भी और एम्ब्रियोनिक सोर्स भी या फिर फीटल सोर्स जिसे हम कहते हैं, वो दोनों जिस जगह पर आकर के ज्वाइंट हो रहे हैं उस जगह को मैंने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद ये क्या है कि इससे ऊपर, यहाँ से ऊपर जो मैं बनाऊंगा ये सारा का सारा क्या होगा फीटल पार्ट होगा, और यहाँ से नीचे जो भी बनाऊंगा वो मैटरनल पार्ट होगा। आइए इसमें देखते हैं हम लोग
ये मैंने कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयरिंग बनाई है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की ये मैंने लेयरिंग बनाई है। सेम यही कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह के कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मैं इस साइड भी बनाऊंगा, फीटल साइड भी। वो मैंने मैटरनल साइड बनाया, इस साइड मैं फीटल साइड बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की मैंने लेयरिंग बना दी यहाँ पर। ये मैंने कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग बनाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मैंने एंडोथेलियम लिख रखा है हम उसे ड्रॉ करेंगे। ये देखें एंडोथेलियम है इसके अंदर। ये देखें, ये मैंने इधर का एंडोथेलियम ड्रॉ कर लिया और इधर का भी एंडोथेलियम ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने इधर का एंडोथेलियम ड्रॉ कर लिया। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं एंडोथेलियम वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उसकी इनर लाइनिंग को हम लोग एंडोथेलियम ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें जो ये मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, इस वाले ऊपर वाले पार्ट में जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है ये क्या है, ये ऊपर वाला जो मैंने ड्रॉ किया है ये कोरियन का लेयर है। और इसके अंदर जो मैंने ये रेड वाला जो बनाया है ये क्या है, ये एपिथेलियम, सॉरी एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम, जिसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सटर्नल पार्ट में भी क्या आ जाएगा, ये यूटेराइन, यूटेराइन म्यूकोजल इपिथेलियम, यूटेराइन म्यूकोजल एपिथेलियम जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। ये सेम इस तरफ का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और अगेन यहाँ पर मैंने जो रेड से ड्रॉ किया ये क्या है, ये फिर से एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम लोग, देखिए हम बात करते हैं इसमें ये ब्लड कैपिलरीज, यूट्राइन एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, कौन, मैटरनल टिश्यू। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये मैटरनल पार्ट है, ठीक है ना। और इधर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या है, फीटल पार्ट है, ठीक है ना। ये फीटल पार्ट, ये फीटल पार्ट और ये मैटरनल पार्ट, मैटरनल, ये फीटल पार्ट और ये मैटरनल पार्ट है, ठीक है ना। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से क्या बन रहा है, पूरा का पूरा प्लेसेंटा ड्रॉ हो रहा है। ये दोनों के बीच का क्या है, बैरियर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू की। एम्ब्रियोनिक टिश्यू में क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरियन कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि कोरियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसमें मेनली कोरियन। इसके अलावा हम बात करूंगा तो यॉर्क सैक आ जा रहा है, ठीक है ना। और एलेंटॉइस, हम जानते हैं कि ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एलेंटॉइस ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में काम आ जाता है, ठीक है ना। मे ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन प्लेसेंटा। जब हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर और क्या साथ में आ रहा है, ब्लड कैपिलरी साथ में आ रही है, विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लेसेंटा, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह क्या है, यहाँ पर बहुत सारे तरह कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में क्या है, एंडोथेलियम है, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो किस टाइप का प्लेसेंटा होता है, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, ठीक है ना। कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है। कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, इसका मतलब था फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियोनिक कोरियन एंड एलेंटोइक मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना।
अगर हम बात है एम्ब्रियोनिक कोरियन इसमें इन्वॉल्व है, और साथ में क्या इन्वॉल्व है, एलेंटोइक मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, ऑल्सो रेफर्ड टू एज ट्रू प्लासेंटा। ध्यान रखेंगे आप लोग, ट्रू प्लासेंटा, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछा जाए ट्रू प्लासेंटा किसे कहते हैं, तो ट्रू प्लासेंटा आप किसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एलेंटोइस शामिल हो और साथ में क्या शामिल हो, उसके साथ एम्ब्रियोनिक ये कोरियन शामिल हो, ठीक है ना। और इसकी बात करते हैं ये कहाँ पर मिलता है, ये यूथेरियन मैमल्स के अंदर मोस्टली मिलता है। प्रोटोथेरियंस की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सेप्शन में चला जाता है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने लिखा है, ये क्लासिफिकेशन 12th बोर्ड के हिसाब से नहीं आता है। ये क्लासिफिकेशन आपके नीट के एग्जाम के हिसाब से या फिर एडवांस उसमें जो भी हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर भी आइए देखते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। पहला अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटीमेसी, इंटीमेसी की बात करूं तो उसमें पहला आ जाता है डेसिडुएट प्लेसेंटा, ठीक है ना। कौन सा ऐसा प्लेसेंटा है जो कि कंप्लीटली सेपरेट होता है मैटरनल पार्ट से, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कौन सा ऐसा है जो कि सेपरेट नहीं होता है। अगर वो सेपरेट होता है तो उसे डेसिडुएट प्लेसेंटा कहेंगे, और अगर वो सेपरेट नहीं होता है तो उसे नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा कहेंगे या फिर अनडेसिडुएट प्लेसेंटा कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये ह्यूमन में, डॉग में और हेयर आप लोग जानते हैं उसमें यह पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब डिलीवरी हो रही होती है, बर्थ का टाइम जो होता है, तो ये क्या होता है, म्यूकोजल कवरिंग ऑफ द यूट्रस इज आल्सो डैमेज्ड एंड डिस्कार्डेड, ठीक है ना। म्यूकोजल जो कवरिंग है यूट्रस की, वो भी झर करके बाहर निकलता है, वो भी टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण से क्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। और इस टाइप का जो प्लेसेंटा होगा जिसमें कि म्यूकोजल एपिथेलियम को, मैटरनल म्यूकोजल एपिथेलियम को भी अगर समेट करके बाहर ले आता हो, उस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहेंगे, डेसिडुएट प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग ट्रू प्लेसेंटा भी कहते हैं। ट्रू प्लेसेंटा का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन का हम बात करेंगे तो इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि इंटरस्टिशियल हम तब वर्ड यूज करते हैं, इंटर बोले तो क्या बीच में, और स्टिशियल का मतलब होता है क्या, टिश्यू। तो जब ये टिश्यू में पेनेट्रेट कर जाता है, यानी कि अगर ये मैटरनल एंडोमेट्रियम है तो हम जानते हैं कि कोरियोनिक विलाई जो होता है वो किसका, वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का। जो कोरियोनिक विलाई होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली पेनेट्रेट करता है, पेनेट्रेट करता है किसके अंदर, मैटरनल पार्ट के अंदर, ठीक है ना। देखिए फाउंड इन ह्यूमन और गिनिया पिग के अंदर बात करते हैं तो उसमें, और साथ साथ में एप्स में भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोरियोनिक सैक पेनेट्रेट्स डीप इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस के वॉल में बहुत ज्यादा अंदर तक कोरियोनिक विलाई पेनेट्रेट कर जाता है। हेंस आल्सो एसोसिएशन बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मैटरनल पार्ट बिकम्स इन वेरी क्लोज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्लोज अपीयरेंस में एक दूसरे के साथ रहना, बहुत ज्यादा क्लोज गेस्चर में रहना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि उसके अंदर पेनेट्रेट करने के कारण क्या, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज वेसिनिटी में होते हैं, और इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक मैटरनल पार्ट डॉक रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कोरियोनिक विलाई है तो हम जानते हैं कि कोरियोनिक विलाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक भी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट कर गए होते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, शेल्टर गेन करते हैं, ठीक है ना। प्लस इसका हम लोग फंक्शन में फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और विलाई की बात करते हैं। तो विलाई जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन के अंदर, चूंकि मैं ये सारे की सारी डिस्कशन किसके लिए कर रहा हूँ, ह्यूमन के लिए स्पेशली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ह्यूमन के अंदर हम लोग बात करते हैं, शुरुआत में क्या होता है, विलाई एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ से भी हम देखते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं, जबकि बाद में क्या हो जाता है, वो एक डिस्क लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस कारण से उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। डिस्क लाइक शेप में कन्वर्ट होने के कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए होल ऑफ द कोरियोनिक सरफेस इज कवर्ड बाय विलाई इन इनिशियल स्टेज, ठीक है ना। कोरियोनिक विलाई से ये इनिशियल स्टेज में होते हैं, बट विलाई डिसअपियर्स, वो विलाई जो है बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। लेटर फॉर्म मोस्ट एरिया एक्सेप्ट द रीजन ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है उसके अलावा बाद बाकी एरिया से वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। डिस्क शेप में बाद बाकी जगह से समेट करके वो क्या है, एक डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एरिया बस रह जाता है, बाद बाकी सारा का सारा डिसअपियर हो जाता है। और ये डिस्कॉइडल प्लेसेंटा किसका एग्जांपल है, ह्यूमन में ये एग्जांपल है, ठीक है ना। स्पेशली हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेटा। अगर आपको डिस्कॉइडल प्लेसेंटा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है ना।
अगर डिस्कॉइडल प्लेसेंटा अपने ऑप्शन में ना हो तो हम मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है ना, टिश्यू के एग्जामिनेशन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा टाइप का प्लेसेंटा होता है, ह्यूमन के अंदर कैसा टाइप का प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल प्लेसेंटा हम लोग किसमें कहते हैं, ऐसा प्लेसेंटा या फिर कहेंगे द टाइप ऑफ प्लेसेंटा विच हैज मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। टाइप ऑफ प्लेसेंटा, the type of placenta in which maternal blood, मदर का जो ब्लड होता है मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना। तो मैटरनल ब्लड अगर कोरियोनिक विलाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो कोरियोनिक विलाई से हमने क्या लिया, कोरियो वर्ड लिया, और मैटरनल ब्लड से हमने क्या लिया, ब्लड को हम लोग हीम वर्ड से भी रिलेट करते हैं तो हीमोकोरियल, ठीक है ना। आप लोग इसको रिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लासेंटा का फंक्शन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है ना। प्लासेंटा का काम क्या क्या होता है, इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है ना। मैटरनल ब्लड के थ्रू क्या है, न्यूट्रिशन वो कहाँ तक पहुँचता है, फीटस के पास पहुँचता है, और वो किसके थ्रू पहुँचता है, प्लासेंटा के थ्रू पहुँचता है। दूसरा बात करते हैं सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी मीडियम है चाहे एक्सक्रीटरी मीडियम है, ठीक है ना, इस सब के लिए भी कौन काम करेगा, प्लासेंटा ही एक एक्सचेंज मटेरियल की तरह काम करेगा। ध्यान रखेंगे इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है वो है सिक्रीटरी नेचर ऑफ प्लासेंटा, ठीक है ना। प्लासेंटा क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, लैक्टोजन सिक्रीट करता है, एचसीजी बोले तो क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है ना, जो कि प्लासेंटा को बने रहने में मदद करता है, ठीक है ना, और यूट्राइन मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि यही एचसीजी जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एचसीएस, इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, ठीक है ना। उसके अलावा कोरियोनिक थायरोट्रोपिन और कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन, ये सब जो है कम आते हैं। ध्यान रखेंगे कि HCS का एक और नाम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, HCG का फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ये क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और दूसरा है HCS, इसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन्स, ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसे हम कहते हैं HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना। HCS को हम लोग ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक बच जाता है वो है पार्चुरेशन, और इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आज पार्चुरेशन बोले तो क्या, हम लोग अगर सिंपल भाषा में बात करें तो पार्चुरेशन का मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसे ये क्या है, ये एक तरह का हार्मोनल प्रोसेस है, और इसका एवरेज ड्यूरेशन अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये 9 मंथ्स का होता है, या फिर इसे वीक्स में पूछा जाए तो 38 वीक्स, या फिर डेज में पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे 266 डेज, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के बेबी के बर्थ तक का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, गेस्टेशन कहलाता है, और बेबी के बर्थ के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशली पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, गेस्टेशन कहेंगे। गेस्टेशन बोले तो क्या, जब बेबी दोनों ही जागोट का फॉर्मेशन हुआ है वहां से लेकर के जो बेबी के बर्थ तक का टाइम है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, गेस्टेशन पीरियड कहलाएगा। ध्यान रखेंगे गेस्टेशन में क्या मेन हार्मोन जो काम आता है वो कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, और इसके अलावा साथ में ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीटोसिन के बारे में
ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन की जब भी बात आए तो आप एक बात को नोटिस करके रखना कि ऑक्सीटोसिन किसी भी चीज को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैं आपको एक कॉमन टर्म दे रहा हूं इसीलिए ताकि इसका दो जगह पर रोल है, एक जगह मिल्क इजेक्शन के लिए और दूसरी जगह पर फीटस इजेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जगह पर क्या करता है, एक रिफ्लेक्स काउज करता है। इस कारण से मैं कहता हूं कि जब भी बॉडी से बाहर निकालने की कोई बात आएगी तो वहां पर कौन सा हार्मोन काम आएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चाहे वो चाइल्ड को बाहर निकालने की बात हो, चाहे मिल्क इंजेक्शन की बात हो, चाहे आपके इमोशन के बाहर निकलने की बात हो, आपके इमोशनल बिहेवियर के पीछे भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है इस चीज के ताकि वहां पर जो है जो प्लेसेंटा वहां पर अटैच्ड है। हम जानते हैं कि क्योंकि ह्यूमन के अंदर कैसा टाइप का प्लेसेंटा होता है, डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा, मैंने बताया हुआ है जस्ट, ठीक है ना। तो डेसिडुएट टाइप का प्लेसेंटा और डेसिडुएट, इसमें जो वर्ड आ रहा है डेसिडुअल, डेसिडुअल का मतलब क्या होता है, डेसिडुअल का मतलब होता है जो चीज कहीं से श्रेड हो, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि डेसिडुअल फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम पर आने पर सारे के सारे पत्ते जो हैं वो ट्रीज जो हैं सारी की सारी लीव्स को शेड कर देती हैं, इस कारण से उसे डेसिडुअल टाइप कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा में भी जब इस तरह का आएगा जिसमें कि मदर के म्यूकोजल एपिथेलियम तक को श्रेड कर दिया जाता है, तो इस टाइप के प्लेसेंटा को हम लोग डेसिडुअल प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, बहुत ही ज्यादा हाई, बहुत ही ज्यादा विगोरस कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगा ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फिटस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। पार्चुरेशन की अगर हम बात करेंगे, ये इंड्यूस होता है किससे, एक कॉम्प्लेक्स से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है ना। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। आप लोग इसे स्टार मार्क कर लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि फीटस के इजेक्शन के लिए रिफ्लेक्स कहाँ से जनरेट होता है, ठीक है ना। तो वो फीटस से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। एंड द प्लेसेंटा, जिससे कि फीटस जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है ना, विच इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है ना। तो यानी कि नाम से ही क्लियर है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटस को बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स पैदा हो रहा है वो, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्स पैदा भी कौन कर रहा है, खुद फीटस ही पैदा कर रहा है कि अब वो डिलीवरी के लिए तैयार है, ठीक है ना। दिस रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, आ गई, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन की बात आ गई, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाएगा, तो मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखेंगे ये एक तरह का कैस्केड प्रोसेस है। आप लोग कैस्केड प्रोसेस समझते हो, कैस्केड प्रोसेस का मतलब एकदम चेन मैकेनिज्म, एक ने एक्शन किया उसके अगेंस्ट में दूसरे ने एक्शन किया, फिर एक्शन हुआ, फिर एक्शन हुआ, ये लगातार। और इस तरह से क्या होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन कारण फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो ऑक्सीटोसिन फिर कॉन्ट्रैक्शन का और ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा, ये लगातार। इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्ट्रॉन्गर एंड फर्दर मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसके कारण से एक गजब का रिफ्लेक्स पैदा होता है और उस एक्सपल्जन फोर्स के कारण क्या होता है कि बेबी का बर्थ होता है, ठीक है ना। आप लोग इसे और आप लोगों ने नाम सुना होगा एक पेन का, लेबर पेन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि उस समय पर जब ऑक्सीटोसिन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों के एक्शन के कारण क्या होता है कि जो एक्सेसिव एक्सपल्जन फोर्स लगता है यूट्राइन वॉल के अंदर और वहां की पूरी टिश्यू श्रेड होती है, तो उसके कारण से एक्सेसिव पेन होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो उस पेन को क्या कहा जाता है, लेबर पेन कहा जाता है। और इस लेबर पेन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन हार्मोन ऑक्सीटोसिन बात करेंगे, ठीक है ना। मेन हार्मोन क्या बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक चेन मैकेनिज्म बता रहा हूं कि पहले क्या होगा, जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा उसके प्लेसेंटा से और फीटस से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, नाम होगा ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण से क्या होगा, वहां पर पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि ये पता चल जाता है कि हाँ अब बेबी बर्थ के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है ना। और ये रिफ्लेक्स आएगा, इस रिफ्लेक्स के बाद उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या है कि और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, वो ऑक्सीटोसिन आकर के एक्ट करेगा, उस ऑक्सीटोसिन ने जितना एक्ट किया उतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद फर्दर उस कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में मैटरनल पिट्यूटरी से और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा, और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना।
देखिए, causes the stronger uterine contraction which in turn stimulates further secretion of oxytocin. ऑक्सीटोसिन का और ज्यादा सिक्रेशन होगा. These stimulatory reflexes between uterine contraction and oxytocin secretion, ये लगातार चलता रहता है, continues resulting in stronger and stronger contraction. ठीक है ना, ये लगातार और ज्यादा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा. दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना, थ्रू द बर्थ कैनाल. सून आफ्टर द इन्फेंट इज ए डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस. ठीक है ना, प्लेसेंटा को भी उससे बाहर कर दिया जाएगा. इसके अलावा हम लोग इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. ऑक्सीटोसिन जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मेन पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे. आफ्टर पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है ना, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. इसमें 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. अगर आपसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन के बारे में बात किया जाए कि दूध, ऐसे अगर हिंदी में बात करूं और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो दूध उतरना, ठीक है ना, जो दूध उतरने का प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए आप कहोगे प्रोलैक्टिन. मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसे कहते हैं. ठीक है ना, इसके कारण से दूध उतरता है. ठीक है ना, और इसके कारण से दूध बाहर आता है. ठीक है ना, ब्रेस्ट से बाहर आता है. तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑक्सीटोसिन बॉडी से बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक तरह से यहाँ पर भी ये लॉजिक फिट बैठता है. ठीक है ना, तो प्रोलैक्टिन आप क्या कहोगे, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन. ठीक है ना. नेक्स्ट, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, ये नाम से ही क्लियर है कि ये रिलैक्स करता है. किसे रिलैक्स करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को. किसे रिलैक्स करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को. ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जॉइंट्स बिटवीन दी प्यूबिक बोन्स. ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा रिलैक्स करता है, जिसके कारण से बेबी के निकलने के लिए और ज्यादा स्पेस प्रोवाइड होता है. ठीक है ना. हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों को साइमल्टेनियस हम लोग अभी स्टडी करेंगे. यहाँ पर मेल के अंदर वुल्फियन डक्ट या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, वो फॉर्मेशन करता है एपिडिडाइमिस एंड वेस्ट डिफरेंस का. जबकि फीमेल के अंदर हम बात करेंगे तो मुलेरियन डक्ट जो है वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड विजाइना का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, ओवी डक्ट कहते हैं. ओवी डक्ट कहते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट जो है उसके प्रोग्रेशन या फिर पैरानेफ्रिक डक्ट उसी को कहते हैं, उससे क्या बनता है, सेमिनल वेसिकल बनता है. जबकि यहाँ पर फीमेल के पास ऐसी कोई बात नहीं होती है. जबकि मेल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो यूरोजेनेटल साइनस होता है, वो साइनस क्या बनाता है, प्रोस्टेट बनाता है, और जेनेटल ट्यूबरकल जो है वो पिनिस का फॉर्मेशन करता है. जबकि फीमेल के अंदर देखेंगे तो यूरोजेनेटल साइनस के से क्या बनता है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स बनते हैं, और जेनेटल ट्यूबरकल से क्या बनता है, क्लिटोरिस बनता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उसे फीमेल का पिनिस कह देते हैं एक तरह से. ठीक है ना, क्योंकि ये उसके अंदर क्या होता है, एक्साइटेबल पार्ट होता है. इसके बारे में हम लोगों ने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की थी तब बात किया था कि जिस तरह से पेन में जो एक्साइटेबल जो जेनिटल पार्ट होता है वो क्या होता है, पेनिस होता है, उसी तरह से फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लिटोरिस होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की. होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि ओरिजिन वाइज तो सेम प्लेस से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन लेटर ऑन क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है ना. तो उस तरह के ऑर्गन्स की हम लोग बात करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन. आप लोग होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस ऑर्गन्स के बारे में या फिर एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में आप कहाँ पर ज़्यादा बेहतर पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में. ठीक है ना. अभी हम यहाँ पर एक ओवरव्यू देखते हैं मेल में और फीमेल में कंपैरेटिवली. अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल के अंदर जो स्क्रोटल सैक है वो होमोलोगस होता है किसके, लेबिया मेजोरा के. स्क्रोटल सैक जो होता है वो क्या करता है, मेल के अंदर जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको कवर अप करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक एश्योरेबल कंडीशन बनाता है, जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए. वो टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, कम रखता है. जबकि अगर हम फीमेल के अंदर बात करेंगे, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर अप करने का काम कौन करता है, लेबिया मेजोरा कहता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे जो मेल के अंदर पिनिस, अभी हमने जस्ट बात की, तो फीमेल के अंदर क्या, उसका होमोलोगस फॉर्म क्या है, यहाँ पर क्लिटोरिस है. हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, और जो फीमेल के अंदर है वो क्या है, विजाइना. ठीक है ना. इसमें अगर हम बात करें मेल के अंदर जो सेमिनल वेसिकल है उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, सेम ओरिजिनेशन पॉइंट किसका है, यूट्रस का है. जबकि इसके अंदर दोनों का फंक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है. ठीक है ना. इसका अगर हम बात करेंगे, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और इसका जो होता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड,
ऑफ स्किनिंग, जो कि हमने यहाँ पर बात की भी, ठीक है ना। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट सेम है, लेकिन क्या है कि दोनों का वर्क डिफरेंट है। यहाँ पर जो कॉपर्स ग्लैंड का काम है वो बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम नहीं है। ये ओरिजिनेशन में सेम है लेकिन वर्क वाइज डिफरेंट है। तो होमोलोगस ऑर्गन में आप इस चार्ट को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के गेस्टेशन के ऊपर, ठीक है ना। गेस्टेशन पीरियड जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरेशन बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड पर्चुरेशन, ठीक है ना। तो अगर हम रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट में गेस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है, 28 से 32 दिन का होता है। यही बात अगर हम ह्यूमन के लिए करेंगे तो 266 से लेकर के 290 दिन तक ये वैरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डॉग के बारे में बात करेंगे तो 60 से 62 दिन, कैट के अंदर बात करेंगे तो 62 से 72 दिन, और एलिफेंट का बहुत ज़्यादा होता है, इसका लगभग 607 से लेकर के 641 दिन का होता है। चलिए आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज के लिए थैंक्स।